नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, श्री योगेंद्र यादव, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है तर्कश कार्यक्रम में आपका। बाल की खाल निकालने का कोई इरादा नहीं है इस बातचीत में। मोटे तौर पर आपकी क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, और दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन फिर भी दिल्ली में 1 महीना पूरा किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अगर उपलब्धियों की बात करना चाहें, कुछ बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें इस परिस्थिति को समझना चाहिए जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पहला, सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। दूसरा, देश के पूरे 29 राज्यों में, राज्य जैसी जगहों में दिल्ली एकमात्र जगह है जहाँ राज्य सरकार के पास पूरा नियंत्रण नहीं है चीज़ों का, तो बड़ी पेचीदा स्थिति है। और तीसरा, हमारे पास ये 2 महीने की खिड़की है। चूँकि आचार संहिता लागू हो जाएगी फरवरी के अंत पे, तो इस सरकार को जो भी करके शुरू में दिखाना है 2 महीने में दिखाना है। इस सब विकट परिस्थिति को अगर आप सामने रखें तो मैं समझता हूँ जितना इस सरकार ने 1 महीने में किया, बहुत कम सरकारें करती हैं। योगेंद्र जी, तेज़ी से आगे बढ़ना तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी सरकार को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन एक जल्दबाजी भी नज़र आती है। जैसे बिजली के दाम कम करने का जो फैसला है, जाहिर है लोगों को राहत मिलेगी, एक बड़ी अपेक्षा भी थी, बड़ा वायदा था आपका। लेकिन वायदा ये भी था कि बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा। उसके बाद उससे जो उसमें अनियमितताएं पाई जाएंगी या जो बिजली के मीटर हैं उनमें अगर कोई दोष है, तो कुल मिलाकर दावा ये था आम आदमी पार्टी का कि बिना सब्सिडी दिए राहत दी जा सकती है। ऐसी जल्दबाजी एक ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में है आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कि हम सिंसियर हैं अपने वादों को लेकर, उनको पूरा करने को लेकर। कुछ जल्दी तो है। अब जल्दी को कब हम जल्दबाजी कहें, वो एक प्रश्न रहता है। लेकिन देखिए, इस सरकार को एक झलक देनी है देश के सामने कि आम आदमी की सरकार कैसी हो सकती है और कैसे दूसरी सरकारों से भिन्न हो सकती है। जो बिजली की बात है, हमारा वायदा ये था कि आते ही हम ऑडिट ऑर्डर करेंगे, जो हमने किया। ये भी कहा कि बिजली के बिल और मीटर संबंधित समस्याओं को सुलझाएंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो हमने की। अब आम आदमी की उम्मीद थी कि भाई आते ही, हमने कहा था कि ये तीनों चीज़ें होके कुल मिला के बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन आम आदमी की उम्मीद थी कि ये काम आने के पहले हफ्ते में हो गया जाएगा। अब आम आदमी को हम खाली मैनिफेस्टो की कॉपी नहीं दिखा सकते कि देखो मैनिफेस्टो में तो ये इबारत लिखी हुई थी। उसको लगता है कि कुछ होना चाहिए। और चूंकि हमारी भी अपेक्षा है कि इससे ऑडिट वगैरह से बिजली के बिल काफ़ी कम आएंगे, इसलिए एक अंतरिम राहत के रूप में, अंतरिम राहत तो सबको मिलती है ना, सरकारी कर्मचारी को भी मिलती है, एक अंतरिम राहत के रूप में दिया गया है। ये ना तो हमारे वायदों के खिलाफ है, केवल इन एंटिसिपेशन की जब होगा इंक्वायरी तो घटेंगे, इसलिए लोगों को शुरू में एक रिलीफ मिले और महसूस हो। इससे क्या होता है, लोगों की एक विश्वसनीयता बनती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो गणित है, जो चुनाव से पहले आपने जो वायदा किया था कि ऑडिट होने के बाद आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अभी भी वही मानना है कि वो आप कर पाएंगे? बाकायदा ये बिल्कुल अंतरिम राहत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और आप लोग भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, अब इसमें कोई शक नहीं है। ये भी एक दबाव था कि दिल्ली सरकार एक अलग तरह की सरकार है। सिर्फ इतना नहीं दिखाना है कि लाल बत्ती आपने ख़त्म कर दी, या आपके मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाते हैं, या आप मोहल्ला सभा की बात करते हैं, बल्कि सीधी राहत, जो आर्थिक राहत है वो आप लोगों को देना चाहते हैं। और उसलिए आपने जो टैक्स पेयर का पैसा है उसी से राहत दी, बजाय के कंपनियों से पैसा वसूल के आप देते। अगर ये हम कहें कि हाँ, ये सरकार दिखाना चाहती है कि हम दूसरों से भिन्न हैं, ये मैं कबूल करता हूँ, बाकायदा दिखाना चाहती। अगर हम ये न दिखाते तो हमसे पूछा जाता, देखिए आप सत्ता में आ गए, आप कैसे भिन्न हैं, आप भी कमेटियाँ बना रहे हैं, आप भी सिर्फ कर रहे हैं, 4 महीने बाद पता नहीं क्या होगा, तब तक तो चुनाव हो जाएगा, हम आप पे कैसे भरोसा करें। तो अगर ये सरकार ऐसा करना चाहती है और दिखना भी चाहती है, मुझे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और ये जो टैक्स पेयर है वो कौन है? ये टैक्स पेयर उनसे कोई अलग नहीं है जिनको राहत मिली है। जिनको राहत मिली है वही टैक्स पेयर है। नीति का है कि आपने जो एक दावा किया था कि
सब्सिडी कोई भी सरकार दे सकती है, और ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी की पहली सरकार होगी जिसने सब्सिडी दी है। पंजाब में फ्री बिजली किसानों को दी गई। सवाल ये है कि जो एक आपने जो दावा किया था कि अगर आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों के दाम कम होंगे, ख़ासतौर पे जो सेवाएं सरकार देती है उसके दाम कम होंगे। तो हमने ये देखा है कि चाहे पंजाब की आप बात करें या बिहार की बात करें, कई राज्यों में सरकारें लौट के आई हैं। जिस भी सरकार ने ये दिखाया कि उसकी नीयत काम करने की है, तो लोग इंतज़ार करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये नहीं मानेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बात का फ़ायदा उठाना भी कहीं ना कहीं आप लोगों के रणनीति में रहा? लोकतंत्र में ये आरोप कब से हो गया कि आप जनता के सामने जाके जनता के इम्तिहान से पहले आप तैयारी करना चाहते हैं? ये कैसे ये तो ऐसा हुआ कोई कहे कि कल तुम्हारा इम्तिहान है इसलिए आज तुम किताब को ध्यान से पढ़ रहे हो। पढ़ रहे, हम जनता को दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आप जल्दी में हैं, बाकी सरकारें इतने ढीलेपन में रहती हैं कि किसी सरकार पे आरोप तो लगे कि वो जल्दी कर रही है, ये आरोप मैं स्वीकार कर लेता हूं। चलिए लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन थोड़ा सा दिल्ली के बारे में। और सोमनाथ भारती को लेकर काफ़ी विवाद रहा। मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, ये एक बहस का विषय है। नारकी क्या होती है, उसकी क्या परिभाषा हो, ये भी अलग बहस का विषय है। लेकिन जिस तरह से आपके दिल्ली सरकार के मंत्रियों का व्यवहार रहा, बहुत एक बड़ा तबका है जो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था, चुनाव में भी, आंदोलन में भी, और लगभग अभी भी शायद काफ़ी हद तक साथ है। लेकिन वो दुखी हुआ है, वो नाराज़ हुआ है कि ये कोई तरीका नहीं होता है काम करने का, कि मंत्री रात को 12 बजे जाके कहे कि आप रेड करिए। ख़ासतौर पर अफ्रीका की महिलाओं को जिस तरह से उन पर जिस तरह के आरोप लगे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? मंत्रियों को शायद अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है, ज़्यादा जिम्मेदारी से उनको व्यवहार करने की ज़रूरत है? आपने मंत्रियों का जिक्र किया, मैं सोमनाथ जी वाले मामले पे तो कुछ कहूँगा। जो राखी बिरला ने किया उसमें क्या अनुचित था मैंने तो अब तक सुना नहीं है। सोमनाथ जी ने एक भूल की, उन्होंने बहुत ही असंयमित भाषा का इस्तेमाल किया। हमने पार्टी की तरफ से उन्हें चेतावनी दी और हमने कांग्रेस और बीजेपी के 2 नेताओं का नाम लेके उनसे माफ़ी मांगी है पार्टी के बतौर। अरुण जेटली जी और हरीश साल्वे जी के बारे में जो कहा बहुत गलत था। हमने माफ़ी मांगी, उन्हें चेतावनी दी, हिदायत दी कि आगे से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ों पे किसी को 2 राय नहीं है, किसी ने आज तक नहीं कहा ये चीज़ें नहीं। नंबर 1, उस इलाके में ये गंभीर समस्या है। मैं आपसे कहूँ कि आप जाके वहाँ पे अपना घर बना लीजिए, वहाँ किराए पे घर लीजिए, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सड़क के ऊपर वेश्यावृत्ति हो और आपका बेटा देखे, आपकी बेटी इसे देखे। इस पर कोई इनकार नहीं करता। नंबर 2, सोमनाथ भारती ने अपने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया, कोई खुंदक नहीं थी, कोई उन्हें पता भी नहीं था इसका। जनता अपने प्रतिनिधि के पास सवाल गई। योगेंद्र यादव जी, माइंडसेट का आप ना सिर्फ एक आज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मैं आ रहा हूँ, जो समस्या है उस पर भी आ रहा हूँ। इन 2 चीज़ों पे कोई नहीं कहता कि समस्या नहीं थी, जनता ने बार बार लिख के शिकायत नहीं की थी, या कि सोमनाथ भारती जनता की मांग पे नहीं जा रहे थे। प्रश्न केवल 3 बचते हैं उसके बाद। पहला, क्या वहाँ जाके उन्होंने ऐसा कुछ व्यवहार किया जो कि मंत्री की मर्यादा के विरुद्ध हो? दूसरा, क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ जिसमें इनका कोई हाथ रहा हो? तीसरा, क्या नस्लवाद का कोई भी प्रमाण है, किसी भी तरह का नस्लवाद हुआ? इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी तक आरोप आए हैं, प्रमाण एक भी नहीं है, और वो बावजूद इसके कि 4 कैमरे वहाँ पे खड़े थे। हमने सिर्फ ये पूछा कि भाई प्रमाण या तो दे दीजिए, या फिर एक न्यायिक जांच हो रही है जो हमने ऑर्डर नहीं की है, एलजी ने की। और दिल्ली का एलजी दिल्ली सरकार से एकदम अलग है, जैसे सारी दुनिया जानती है। उस न्यायिक जांच में यदि सोमनाथ भारती इन तीनों में से किसी भी चीज़ के थोड़े से भी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की तारीख में हमारे पास आरोप हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और 3 कैमरे न्यूज़ चैनल शुरू में कहा था कि बाल की खाल नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपके जवाब से एक सवाल मन में आ रहा है। आपने कहा कि एलजी ने न्यायिक जांच की घोषणा की है। न्यायिक जांच की घोषणा के बावजूद अरविंद केजरीवाल पुलिस वालों के सस्पेंशन के लिए और दूसरे मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे। ये दोहरा मापदंड नजर आता है। ऐसा कहा गया, लेकिन दिल्ली का कानून मंत्री देश भर के कानून मंत्री से इस मायने में अलग है कि दिल्ली के कानून मंत्री का दिल्ली की पुलिस पे,
दिल्ली की किसी भी न्यायिक जांच पे रत्ती भर असर नहीं है, उसके कंट्रोल से एकदम बाहर है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप लाल बत्ती कल्चर को ख़त्म करेंगे, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लोकपाल बिल को लेकर सीबीआई के रोल को भी लेकर बड़ी लंबा आंदोलन और बहस रहा, लेकिन आपके मंत्री इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं कि एसपी, डीएसपी या एक सिपाही तक उनकी नहीं सुनता। क्यों है ये रौब चाहते हैं? दिल्ली पुलिस है, कानून है, वो अपने हिसाब से काम करे। रॉब नहीं, एक जनप्रतिनिधि है, वो इतना तो कह सकता है डीसीपी से कि साहब एसीपी को फ़ोन कर दीजिए। आप देखिए फुटेज में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप एसीपी से फ़ोन कर दीजिए प्लीज़। आप एक बार नहीं 15 बार कह रहा है, लेकिन और क्यों? डीसीपी मुंह जी। मोड़ के खड़े हुए हैं। नहीं। आप समझिए, आप ये भूल जाइए वो मंत्री है। नहीं, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन पर जो दबाव है वो समझ में आता है योगेंद्र यादव जी, और बहुत बार ऐसा देखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है वो कितना भी आम आदमी हो, वो एक जिम्मेदारी का काम करता है। उसके एक गलत कदम से हालात बिगड़ सकते हैं, न सिर्फ पार्टी को नुकसान हो सकता है, वहाँ उस जगह पे हिंसा हो सकती है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी से सोमनाथ भारती बिहेव कर सकते थे? मुझे लगता है कि हमसे 2-3 गलतियां हुई इस एपिसोड में। एक तो सबसे बड़ी गलती जो हमसे हुई कि पहले दिन जैसे ही खबर आई, उसी दिन जैसे हमने सीडी के साथ किया, हमें सारे प्रमाण व्यवस्थित रूप से जनता के सामने रखने चाहिए थे। उसमें देरी होने की वजह से अब जनता के मन में, ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोग जो अखबार पढ़ रहे हैं, उनके मन में इम्प्रेशन बन गया है कि हो ना हो इसके अंदर है तो गड़बड़ और ये लोग किसी गलत चीज़ को बचा रहे हैं। हमसे ये भूल हुई, हमें इम्प्रेशन बनने से पहले सारे प्रमाण देने चाहिए थे, बाद में देते ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाती। दूसरा ये कि अफ्रीकी नेशनल जो हैं वहाँ, वोट भले ही उनके पास एक ना हो, लेकिन वो इस देश के सम्मानित अतिथि हैं। उनके प्रति संवेदनशीलता हमें उतनी ही बरतनी चाहिए जितना अपने वोटर के प्रति। कुछ लोग नाराज़ हुए आप लोगों से, या इस तरह का एक धारणा बन रही है आम आदमी पार्टी में कि अब बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, योगेंद्र यादव और बहुत सारे जो अब तक इंटेलेक्चुअल जाने जाते थे, और जिन लोगों ने पार्टी खड़ी की दिल्ली में गली गली घूम के, सड़क सड़क घूम के, उनको कम इम्पोर्टेंस मिल रहा है और इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है। ना तो जिस मीटिंग में चर्चा हुई उसमें सोमनाथ जी ने स्वयं कहा, योगेंद्र जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा, योगेंद्र जी कैसे बोलना चाहिए, मैं ज़रा आपसे इस पे लेसन लेना चाहता हूँ। मेरे मुंह से कुछ बात निकल जाती है जो गलत हो जाती है। कोई व्यंग्य तो नहीं था योगेंद्र जी? अरे उन्होंने 2 बार बाद में फ़ोन करके कहा है कि योगेंद्र जी आप आके एक्चुअली मुझे बताइए कैसे बोलना चाहिए, इसमें मुझे कुछ सीखना चाहिए। योगेंद्र जी, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बेहद छोटा सा ब्रेक लेते हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ बने हुए हैं तरकश में। छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तरकश में हमारे खास मेहमान हैं योगेंद्र यादव जी, आप आदमी पार्टी के नेता। योगेंद्र यादव जी, लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? कितनी सीटें लड़ने की योजना है? सीटों की संख्या अभी तय नहीं की है। जब दिल्ली के चुनाव से पहले हम सोचते थे, दिल्ली का चुनाव का परिणाम आने के कुछ दिन बाद तक भी सोचते थे, तो ये विचार था कि कुछ चुनिंदा सीटों पे लड़ेंगे। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि हम अधिक से अधिक सीट में जा पाएँ। कुछ सीट रहेंगी जहाँ फिर भी हम नहीं लड़ पाएंगे, अगर अच्छा उम्मीदवार नहीं मिलेगा, अगर वहाँ संगठन की बिल्कुल इतनी न्यूनतम तैयारी भी नहीं है, या ऐसी परिस्थिति है जहाँ असंभव है, तो नहीं लड़ेंगे। इतना तो न्यूनतम है कि ईमानदार कैंडिडेट हो, ऐसा कैंडिडेट हो जिसको लेके हमें शर्मिंदगी ना हो, हमें दिक्कत ना हो। ऐसा कैंडिडेट ना हो जिसको लेके वो आम आदमी जो कि तलाश कर रहा है हमारी, वो कहे कि बाप रे कैसे आदमी को ये लोग लेके आए। और वहाँ कम से कम कुछ तो हमारे संगठन की स्थिति हो कि वो लड़ सके। अब संगठन की स्थिति तेज़ी से बदल रही है। हमने 16 दिन का अभियान किया, मैं भी आम आदमी, और 16 दिन के अभियान में इस 1.25 साल की नई पार्टी को पता है कितने लोग मेंबर बने? 98 लाख मेंबर बन गए हैं देश में। देश के इतिहास में ऐसा कोई कैंपेन नहीं हुआ। मीडिया ने उसको इतना पिक नहीं किया। आजकल हम कुछ मूर्खता करते हैं, मीडिया में आ जाती है, लेकिन हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं वो कई बार नहीं आती है। दिल्ली छोटी जगह है, जो अभी व्यवस्था है, जो अभी सत्ता है, उससे नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उस नाराज़गी को चैनलाइज करने में आम आदमी पार्टी देश के स्तर पर सिर्फ एक मुद्दा भ्रष्टाचार या महंगाई या और कोई राहत देने वाली बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में आपने बिजली के बिल की बात की, देश के स्तर पर अगर आप सोचें क्या वो संभव है?
एक चीज़ दिल्ली में है जो पूरे देश में है, वो ये कि जो रूलर है, जो शासक गठबंधन है यूपीए और कांग्रेस, उसकी साख इतनी गिर चुकी है, लोग देखने को तैयार नहीं है। और जब विपक्ष की तरफ देखते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं, उनके सामने दो ही इस टाइम रास्ते हैं। देश का ऐसा इलाका है जहां बदलाव की चाहने वालों के पास सिर्फ एक स्थापित पार्टियों में से ही एक विकल्प है। बीजेपी हो सकती है काफ़ी इलाकों में, दूसरे इलाकों में दूसरी पार्टियां हैं। तो लोग दुखी होके, गुस्सा होके भी कहते हैं चलो इससे पिंड छुड़ाने के लिए तो यही ले लो। लेकिन जब उन्हें विकल्प मिलता है, जब उन्हें सिर्फ बदलाव नहीं, उन्हें एक नई सरकार नहीं, नई व्यवस्था का विकल्प जहां मिलता है, वहां लोग उसे हाथों हाथ लपकने को तैयार हैं। यही चीज़ हमें दिखती है। जाहिर है अगर ये चीज़ है तो दिल्ली का प्रयोग दिल्ली के बाहर जा सकता है। हमने पहले भी देखा है कि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि पहली बार मुद्दा बन के आ रहा है। बोफोर्स के ज़माने से लेकर कई बार ये मुद्दा बना है, राज्यों में भी मुद्दा बना है, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं। मुद्दे सिर्फ भ्रष्टाचार पूरे देश में काम कर जाएगा ऐसा नहीं है, अलग अलग किस्म के मुद्दे हैं। मसलन रिजर्वेशन पर आपका क्या स्टैंड है, एफडीआई आपने यहाँ रोल बैक किया, लेकिन ओवरऑल आर्थिक नीति आम आदमी पार्टी की क्या है? क्योंकि महंगाई को अगर आपको कम करना है या स्थायी राहत अगर आपको देनी है तो उस पर आपको नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उस पर अभी भी भ्रम की स्थिति नज़र आती है। भ्रम की नहीं, उस पे अभी एक अंतिम निर्णय नहीं हुए हैं। ये बहुत नई पार्टी है, सब चीज़ों पे हम सीख रहे हैं। दिल्ली में केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं लड़ा, आपने खुद बताया, भ्रष्टाचार जमा कुछ और मुद्दों पे। जाहिर है इसी तरह देश में भी भ्रष्टाचार जमा कुछ और मुद्दों पे हम लड़ेंगे। कौन से मुद्दे होंगे मैं वैसे ही गिनवा सकता हूँ। जाहिर है शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल आम आदमी पार्टी उठाएगी। हम देश की एक पार्टी बनना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों में इमेज बने, अरे भई ये स्कूल और अस्पताल की बात करने वाले लोग हैं। ये हमारे मुद्दे होंगे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीति के सवाल बनाना चाहते हैं। इस देश में कृषि की अवस्था, गांव की अवस्था और किसान का भविष्य, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है हमारी राजनीति का ये बहुत बड़ा सवाल होगा, केंद्रीय सवाल होगा। जल, जंगल, ज़मीन का सवाल जो कि पूरे देश में उठा जा रहा है आंदोलनों का, वो सवाल जाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा सवाल उठाएगा। इसी से जुड़े हैं सारे आर्थिक नीति के सवाल, इसी से जुड़े हैं समाज की नीति के सवाल। एक और कोशिश, एक और है जो ना यूपीए में है ना एनडीए में है, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दल जिनको कहा जाता है। अभी अक्टूबर महीने में पीछे एक बड़ा सम्मेलन उन पार्टियों का हुआ जिसमें वामपंथी पार्टियां भी थी, समाजवादी भी थे और कई सारे दल थे। और उनका ये कहना है कि चुनाव के बाद ऐसी स्थिति आ सकती है कि ये एक बड़ा सेक्शन होगा जिनको बहुत ज़्यादा इतनी सीटें ना मिले शायद कि सरकार बना पाएँ, लेकिन वो रोक सकते हैं नरेंद्र मोदी को। क्या आप उस तरह की किसी कोशिश का हिस्सा बनना देख सकते हैं अपने आप को? तीसरे मोर्चे की राजनीति को देश ने खारिज कर दिया है। पिछले 25 साल की इस देश की बड़ी विडंबना यही है कि राजनीति की तीसरी जमीन में विस्तार हुआ है। नई ऊर्जा, नए मुद्दे, नए लोग आए हैं, नए नेतृत्व आया है, नए समुदाय आए हैं, लेकिन इस तीसरी जमीन पे तीसरा मोर्चा जो है उसका शनय शनय विखंडन हुआ है, वो लुप्त होती गई है। आम आदमी पार्टी इस तीसरी जमीन पे एक तीसरी राजनीतिक शक्ति बनाने का प्रयास है। ये तीसरे मोर्चे वाले जो हैं, समाजवादी पार्टी, राजद, इनकी क्या आर्थिक नीति है, किस मायने में प्रगतिशील है, किस तरह से इनकी बातों और मोदी जी की आर्थिक नीतियों में अंतर है, भगवान ही जानता है। कई बार बड़ी विचित्र सी स्थिति है, मुझे माफ़ कीजिएगा योगेंद्र जी, कई बार आप लोगों की बात समझनी बहुत कठिन होती है कि दिल्ली का आपका एक तजुर्बा है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर गई जो 15 साल से शासन में थी। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को वोट किया है, हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो पार्टी समर्थन देती है वो बैठकें होती हैं, लंबी देर रात बैठक चलती है, उनकी कुछ शर्तें होती हैं और उसके बाद कोई सरकार बनती है, अगर बनती है तो। यहाँ पर जो समर्थन ले रही पार्टी है उसने शर्तें रखी और लगातार अभी तक कांग्रेस ने एक बार भी ये धमकी नहीं दी कि हम सरकार गिरा देंगे। आपकी पार्टी के लोग बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार पता नहीं कब तक चलेगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भगवान जाने कब तक सरकार चलेगी, कितना समय हमारे पास है। ये अजीब विचित्र स्थिति है। आप दिल्ली में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बाहर से समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं। आप ये जानते हैं इस देश की ये सच्चाई है
के गठबंधन की राजनीति आज की सच्चाई है। क्या आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति हो रही है, जो तीसरा मोर्चा जिसे आप कह रहे हैं खारिज कर रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों की ये कोशिश होती रही है, उसका आप हिस्सा या किसी भी गठबंधन का आप हिस्सा वो बनते हुए अपने आप को नहीं देख सकते? आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी विचित्र चीज़ है। विचित्र चीज़ दो वजह से हो सकती हैं। एक तो ये कि जो हो रहा है वो बहुत विचित्र है, दूसरा ये कि मैंने ऐसा चश्मा पहन रखा है। तो दोनों चीज़ें करनी चाहिए, बीच बीच में अपना चश्मा उतार के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम चश्मे की थी। मैं समझता हूँ एक नई तरह की राजनीति हो रही है, और देखो ना कितनी खूबसूरत हो रही है। नहीं तो 28 MLA वाली पार्टी उस 8 के पीछे भागती, अरे इतना कर देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपका होगा, ये एडजस्टमेंट कर देंगे, वो होगा। कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो इसको या तो ये देखें कि क्या अजीब चीज़ हो रही है, या चश्मे को उतारें, हंस दें, कहें वाह ये भी हो सकता है इस देश में। लेकिन एक सवाल और जो मेरे मन में रह गया है वो ये कि हाल ही में मल्लिका साराभाई और एक दो और जो जाने माने लोग हैं, गोपीनाथ जी, उन्होंने पार्टी के साथ कुछ मतभेद, कुछ मुद्दों पर, वो मुद्दे बहुत आम नहीं हैं, ख़ास मुद्दे हैं वो, उन पर मतभेद प्रकट किए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि लाखों लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर बने हैं और सबके लिए पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। बात सही भी है, औपचारिक तौर पर प्रवक्ता बयान देते हैं, लेकिन मल्लिका साराभाई एक अपने आप में अपनी एक समाज में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, वो जानी मानी हस्ती हैं और आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़ी। बेशक वो एक आम कार्यकर्ता भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा ये तो शिव जी की बारात है, इसमें हर विचारधारा का आदमी का स्वागत है। एक तरफ आप ये कहते हैं और एक तरफ इस तरह से डिसमिस करते हैं, कितना सही है? फिर यही पुराने मुहावरे और नई राजनीति का मामला है। ये एक पार्टी है जो कि लिख के अपने संविधान में गारंटी देती है कि इसके सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, सिवाय ऑफिस बेयरर्स के और सिवाय उसके जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। वो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं नहीं, वो अपनी इच्छा से इस पार्टी में आए, हम बुला के लाए नहीं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने इस काबिल समझा। अगले दिन से उन्होंने देश दुनिया के बारे में अपने विचार टीवी पे देने शुरू किए, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। अब इसमें आप हमें कहाँ बीच में घसीट रहे हैं, मैं तो समझ नहीं रहा। ना मल्लिका जी को हम पार्टी में बुला के लाए, ना उन्हें कुछ मुझे बोलने के लिए हमने कहा, मुझे इसी ना बात पे उन्हें हमने हैरानी बोलने से है रोका। ये कहना कि हमने बुलाया नहीं था उनको। योगेंद्र यादव जी देखिए, आप कैप्टन गोपीनाथ इस पार्टी के सदस्य बने, ये बात हम सबको अखबार से पता लगी। अब आप मुझसे अगले दिन पूछते हैं कि कैप्टन गोपीनाथ के विचार अलग कैसे हैं। चलिए अब अगर आप परसों आप अगर यहाँ इस इंटरव्यू से वो एक पहले साधारण सदस्य हैं, आपको नहीं भी पता है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कहा, क्या वो उसमें कुछ गलत था? इस देश के किसी भी भले व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना हमारी जिम्मेवारी है। जैसे आप हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। अब कल को कोई मुझसे पूछे कि आपके और मेरे विचार में अंतर कैसे है, इसका मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं कहूँगा भैया दोनों लोग सोचते हैं इसलिए अंतर है। इस पार्टी के 1 करोड़ सदस्य हैं, 1 करोड़ सदस्यों में मतभेद न हो तो आप पार्टी के सदस्य चाहते हैं या भीड़ चाहते हैं? मीडिया से भी आप लोग नाराज हो जा रहे हैं बीच बीच में, मैं जबकि नहीं एक मतलब कई राजनीतिक तबकों का ये कहना है कि मीडिया ने जितना साथ आम आदमी पार्टी का दिया है उतना शायद ही किसी आंदोलन या पार्टी का दिया हो। जानता नहीं, आप शायद 8-10 महीने भूल रहे हैं। बीच में हमने इस देश की सुपर सरकार अंबानी साहब का नाम ले दिया था, उनके बारे में कुछ भ्रष्टाचार के दस्तावेज देश के सामने रख दिए थे। उसके बाद 6 महीने तक मीडिया ने हमें दिखाया नहीं था, आप भूल रहे हैं। और वो ये समय था जब मीडिया के टोटल नेगलेक्ट के बाद हम घिसट के कोहनियों के बल चल के हमने दिल्ली में अपना संगठन बनाया था। तो हाँ, हमें मीडिया ने अपनी पलकों पे भी बैठाया है, मीडिया ने हमें धूल में भी डाला है। मीडिया ने ये भी कहा था कि हमें दिल्ली में 2 या 4 सीटें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और मीडिया ने ये भी कहा कि इन लोगों ने देश में क्रांति कर दी है। हरियाणा की बात करते हैं, क्या ये बात सही है कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे हरियाणा में? तीसरी बार इंटरव्यू में पुराना मुहावरा नई सच्चाई। ये बात कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार, ये मामला आता कहाँ से? हमारे किसी साथी ने मेरे बारे में, कुमार भाई ने शायद कुछ अपनी अच्छी शुभेच्छाएं मेरे को भेज दी, वो भी मुझे मीडिया से पता लगा और उस दिन से प्रश्न चल रहा है। पहली बात तो कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभी हो नहीं रहे हैं, पार्टी ने कोई औपचारिक निर्णय लिया नहीं है। पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं कहूँगा भैया इसकी ज़रूरत क्या है, अभी तो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। और ये सारा मामला
हरियाणा में यदि चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होगा, चुनाव दिल्ली के बाद अगर होगा सबसे ज्यादा जोर अगर आम आदमी पार्टी का कहीं है तो वो हरियाणा राज्य ये में। बात बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम तो कहते हैं दिल्ली हुई हमारी है, अब हरियाणा की बारी है। बिल्कुल हरियाणा हमारा नेक्स्ट टारगेट है। हरियाणा में हम व्यवस्था बदलने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ महानगरों की सफलता की स्टोरी नहीं है, हम हरियाणा में कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जैसा प्रगतिशील व्यक्ति और ऐसा प्रगतिशील संगठन आम आदमी पार्टी होने जो अपने आप को दावा करता है, वो भी खाप जैसे मुद्दों पर खामोश है। मैं पिछले 15 दिन में कम से कम 20 बयान दे चुका हूँ, आप जैसे इंटरव्यू में, और 3 बार लिखित रूप से। अब इसे आप खामोशी बोलते हैं तो बड़ी विचित्र खामोशी है। कहा क्या है हमने ये कहा है कि देश के हर समाज में हर जाति के संगठन होते हैं जो एक दूसरे की सुलह सफाई करवाते हैं, अच्छा काम है। अगर खाप ये करती हैं उनका स्वागत है, क्योंकि हर झगड़ा कोर्ट कचहरी में जाए अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ उसमें ज़बरदस्ती आई, जहाँ कानून का उल्लंघन आया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही लाइन है जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेते हैं। उनका भी ये कहना है ये सामाजिक संगठन है और जहाँ हत्याएं होती हैं उसमें कानून कार्रवाई करता है। मैं नहीं जानता कि उनका ये स्टैंड है। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, और इससे अलावा कोई तीसरी सही लाइन हो नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि देश की तमाम सामाजिक संगठनों को ठीक माना जाए, लेकिन किसी एक जाति विशेष के संगठन पे बैन लगा दिया जाए? हत्या सिर्फ हत्या होती है, उसके आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगाया जा सकता। ये मैंने बार बार कहा है। इसे आप खामोशी कहें तो खामोशी मुबारक। योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे योगेंद्र यादव। एक और ख़ास मेहमान के साथ अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।